आप सभी का फिर एक बार लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम देख रहे हैं कौन सी टॉपिक चल रही है अभी स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग पंचायती राज सिस्टम का एक सेट ऑफ क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप वो क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर क्लासेस आपको समझ में आ रही है तो शेयर करना ना भूलें, इससे हमें बहुत सारी प्रोत्साहन मिलती है और हम और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि हमें एकदम से वीडियो पे अग्रसर रहना है, क्योंकि हमें पंचायती राज खत्म करके म्यूनिसिपैलिटीज की तरफ भी बढ़ना है। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं 356वें प्रश्न के साथ आज का सेशन। तो हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में भी 73वें संविधान संशोधन के बारे में। उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है छोटा सा, जिसमें कहा गया है कि इसके द्वारा कम जनसंख्या वाले राज्यों की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है निर्धारित की गई। तो वो कितना होना चाहिए, कितने से कम होना चाहिए, लेस देन व्हाट, पॉपुलेशन कितने से कम होनी चाहिए त्रिसदनीय प्रणाली के लिए। तो आपको बता दिया जाए कि ये जो लिमिट सेट की गई, तो कहा गया कि 20 लाख से कम होना चाहिए। पॉपुलेशन कितनी कम होनी चाहिए, 20 लाख से कम जनसंख्या होनी चाहिए त्रिसदनीय प्रणाली के लिए। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाता है पहले प्रश्न का। और बिल्कुल भी समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। पिछली बारी हमने कहा था कि जैसे अशोक राय मेहता, बलवंत राय मेहता है, चाहे अशोक मेहता कमेटी है, वैसे आपकी एलएम सिंघवी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा। लेकिन जो क्वेश्चन है वो पढ़ना जरूरी है कि 1986 में जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपॉइंट की एक कमिटी, ठीक है। तो 1957 में कौन किया, बलवंत राय मेहता। आपका 1977 में आ गया अशोक मेहता। और यहाँ 1986 की हम बात कर रहे हैं, जब आपकी कमिटी कौन सी है, तो एलएम सिंघवी कमिटी है। ये कमिटी जो है, इसने कहा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, पंचायती राज संस्थाओं के लोकतंत्र और विकास के पुनरुद्धार के लिए एक समिति नियुक्त की गई, और उस समिति का नाम था आपका एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है फिर से जो आजकल कथन पर विचार करना, ये प्रश्न बहुत प्रचलित है। तो क्या कह रहे हैं, न्यायालयों के पास निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन या पंचायतों के संबंध में सीटों के आवंटन से संबंधित कानून की वैधता की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। क्या कह रहा है कि कोर्ट के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि इनके बनाए हुए कानून या इनके अलॉटमेंट ऑफ सीट को जो है टेस्ट कर सके। ये पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है किसी पंचायत के चुनाव को केवल एक चुनाव याचिका द्वारा ही प्रश्नगत किया जा सकता है, जिसे ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इस तरह से राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। मतलब जब भी इलेक्शन हो तो उस पे अगर प्रश्न उठाना है तो कैसे उठा सकते हैं हम, एक चुनाव याचिका दायर करके। और वो चुनाव याचिका किसके तहत आनी चाहिए, तो राज्य चुनाव आयोग के को निर्धारित की जानी चाहिए, को लिखनी चाहिए। तो अब बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है, पहला दूसरा दोनों, कौन सा कथन आपका सही है या दोनों ही गलत है। तो आपका जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। पहला कथन क्या कह रहा है कि कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, न्यायालयों के पास निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन या पंचायतों के संबंध में सीटों के आवंटन के संबंधित में कोई कानून की वैधता की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। मतलब कोर्ट का अधिकार क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। ये स्टेटमेंट आपकी सही है और इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने जो है तीसरे प्रश्न की तरफ। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, फिर से हमें कथनों पर विचार करना है। आप चाहे तो वीडियो रोक कर ये कथन एक बार पढ़ सकते हैं ताकि आप विचार कर सके। चलिए हम भी पढ़ते हैं। ये कथन क्या है, पहला कि अनुच्छेद 243D के अनुसार प्रत्येक पंचायत में 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो बिल्कुल रिजर्वेशन तो है ही और उसका आर्टिकल भी सही है, लेकिन जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आप लोग जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं उसमें ये थोड़ी सी गड़बड़ी है। 1/3 सीट जरूरी नहीं है। क्या होता है कि इनकी जितनी है जनसंख्या, मतलब SC ST की जितनी जनसंख्या है अपॉन टोटल जनसंख्या, तो उस प्रोपोर्शन में जो है सीटें रिजर्व की जाती हैं, 1/3 नहीं। तो इस तरह से ये वाक्य जो आपका गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है पंचायत की प्रत्येक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कुल संख्या के 1/3 से कम
नहीं होनी चाहिए, और जो 1/3 से कम है वो महिलाओं के लिए भी आरक्षण से संबंधित है। तो आरक्षण में महिलाओं का आरक्षण है, तो बिल्कुल ये सही है। फिर कह रहा है प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जो ऑफिशियल्स हैं, चेयरपर्सन के पद हैं, उसमें 1/3 हर लेवल पे किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो आपका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। इस तरह से आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कह रहा है वित्त आयोग की स्थापना के लिए प्रदान की गई पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान का भाग 9 है। तो भाग 9 तो अभी हमने देखा था, शेड्यूल 11 है, भाग 9 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है भारत के संविधान में भाग 9 में पंचायतों से संबंधित पंचायतों के सभी चुनाव को राज्य चुनाव में निहित करने का प्रावधान दिया गया है। अच्छा, ये स्टेटमेंट भी हमने देख लिया। नेक्स्ट कह रहा है अनुसूचित जातियां, एससी, अनुसूचित जनजातियां, एसटी और महिलाओं के लिए ग्राम स्तर पर और अध्यक्षों के पद पे आरक्षण प्रदान किया गया है, वो भी भाग 9 में है। अच्छा, ठीक है। ग्राम पंचायत को संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, तो डीपीएसपी में शामिल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो देखिए, जब भी वाक्यों, इन कथनों को विचार विमर्श करने का बात आता है तो हम रीड करके आपको कम समझा पाएंगे। बात इतनी सी है कि पहले तीनों में जो है भाग 9 की विशेषताओं के बारे में बात की गई कि भाग 9 में ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर चौथे में कहा गया कि जो विलेज पंचायत है वो डीपीएसपी में नहीं है, तो ये कथन जो है वो गलत है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही चौथा वाला जो कथन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अगर आर्टिकल 40 नहीं होता, डीपीएसपी नहीं होता, तो आज ये संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त होता इनको, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं 361वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, कथन क्या है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण किया पावर का, विकेंद्रीकरण किया संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन। तो 73वें संशोधन के बाद के युग में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो किस किस विकेंद्रीकरण की बात कर रही है? तो निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। समग्र रूप से टोटल प्रणाली का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, होना चाहिए। न्यायिक आप जुडिशरी को नहीं बांट सकते हैं। और प्रशासनिक शक्तियों का विकरण होना चाहिए, तो बिल्कुल विकेंद्रीकरण कर दीजिए। तो 1, 2, 4 का कर दीजिए, तीसरा आपके हाथ में नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाता है। जब भी कथनों पर विचार करने की बात आए तो थोड़ा सा आपको रुक जाना है और स्वयं से विचार करना है। 362वां प्रश्न में हम कुछ बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। दूसरा हमने कहा नगर पंचायत की, पंचायती राज चुनावों की और 2 टियर सिस्टम। तो जैसे 2 टियर सिस्टम आ जाता है तो वो सिर्फ एक ही पर्सन ने कहा था, वो अशोक मेहता ने कहा। तो हमारे जो कोड्स हैं, कोड में हमें डी का के साथ क्या मिल गया? 4 मिल गया। तो डी के साथ 4 इसमें भी है और इसमें भी है। अब बाकी देख लेते हैं। ए के साथ 3 है, तो ए जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो आपका बी आर मेहता समिति है। तो ए का 3 भी हो गया आपका, तो डी और बी 3 और 4 जो है वो सेट हो गया। अब देखिए नगर पंचायत और पंचायती राज चुनाव, इसमें कह रहा है कि नगर पंचायत और इसमें पंचायती राज चुनाव दोनों का जो है अलग अलग ऑप्शन। अब कौन सा सही है? नगर पंचायत जो है वो आपका 73वें में आता है कि 74वें में? जल्दी से बताइए। और पंचायती राज चुनाव किस में आता है? तो बिल्कुल पंचायती राज चुनाव अभी हमने देखा 73वें संविधान संशोधन में आता है। वही नगर पंचायत आपका कहाँ आ जाएगा? 2 में आ जाएगा। क्या ये सही है? क्या बी का 2 है? क्या जो है सी का आपका 1 है? क्या आपका ऑप्शन डी सही है? जल्दी से बताइए। बी का 2 है, सी का 1 है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाता है। ये कोड है आपका सही। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी जो कमेटी है वो मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, पंचायती राज व्यवस्था आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। तो आपको बता दिया जाए कि दिलीप सिंह भूरिया कमेटी जो है वो आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो कमेटियां हैं उससे ये ज्यादा जुड़ी हुई है। जो भी आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ जो समिति है, संगठन है, वो क्या है? दिलीप सिंह भूरिया समिति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो 364वां प्रश्न है वो कह रहा है
कि संवैधानिक अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायत की रचना कौन करता है। अब ये बड़ी बात हो गई कि कॉम्पोजिशन जो है, कंपोज कौन करेगा पंचायत, वो कौन डिसाइड करता है। क्या वो स्टेट असेंबली डिसाइड करता है, क्या वो लोकसभा डिसाइड करता है, क्या वो काउंसिल ऑफ द स्टेट डिसाइड करता है, या राज्य का विधानमंडल। तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, राज्य का विधानमंडल ये डिसीजन लेता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी किए। तो 365वां प्रश्न कह रहा है कि जो कार्यकाल है, अवधि है, उसको परिभाषित कौन सा आर्टिकल करता है। अवधि जो है, अवधि कौन से आर्टिकल द्वारा परिभाषित है। अवधि, अगर हम बात करें पंचायत की अवधि की, तो वो जो है आपके अनुच्छेद 243 द्वारा परिभाषित है। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत इज डिफाइंड बाय द आर्टिकल 243 अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 366वां जो आपका प्रश्न है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, कौन सा उद्देश्य भारत के 73वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं है। अब देखिए कौन कौन सा है वो पहले पढ़ लेते हैं। तो फिर से आ गया कथनों पे विचार की बात, एक बार रुक कर आप लोग विचार कर सकते हैं। भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया है, देख लेते हैं। विकास में क्षेत्रीय समानता को कम करने के लिए लाया गया है, तो ये भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम पंचायती राज क्यों लाएंगे। तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसको साइड रख देते हैं। विकास में क्षेत्रीय समानता को कम करें, ठीक है, बहुत ज्यादा विकास हमें करना है, और हम जब क्षेत्रों का कोई रोल ही नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी कैसे हम इंश्योर करेंगे, तो उसके लिए हम लेके आए 73वां संविधान संशोधन। तो बिल्कुल ये तो सही लग रहा है, अभी इसको भी साइड रख देते हैं। रोजगार पैदा करने या पंचायती राज में रोजगार कुछ हजम नहीं हो रहा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लेनी पड़ेगी, लोगों को आवश्यकता बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए। जी नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट तो हमें यही लग रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर कह रहा है कि अयानम जो है भारत का एक गांव है, ठीक है। ये क्या बना, ये भारत का पहला डिजिटल वार्ड बन गया, पहला डिजिटल पंचायती वार्ड बन गया। और ये कहाँ है, तो आपको बता दिया जाए, ये केरल में स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका केरला इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं फिर हम। तो कह रहा है कि कौन सी कमिटी जो है वो नहीं जुड़ी है पंचायती राज सिस्टम से। तो देखिए कौन कौन सी जुड़ी है, ये तो जुड़ी है संथानम, अशोक मेहता भी है, बलवंत राय मेहता भी है। तो VKRV राव कमिटी नहीं जुड़ी है। VKRV एक इकोनॉमिस्ट हैं थे, तो उनकी जो कमिटी है वो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, ये पंचायती राज से जुड़ी नहीं है। फिर हमने कहा कि नगर पालिका में महिलाएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का अधिनियम किस संविधान संशोधन ने प्रोवाइड करवाया है। अभी हम नगर पालिका पे आ गए, एक प्रश्न जो हमने नगर पालिका का रख दिया। जैसे हमने नगर पालिका का प्रश्न रखा, तुरंत आप 74वें पे आ जाइए। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो हम यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करते हैं महिलाओं की, SC ST की नगर पालिकाओं में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका, पंचायती राज संस्थाओं में विशेष प्रतिनिधित्व किया जाता है, किसका किया जाता है। तो क्या औरतों का किया जाता है, तो जी हाँ किया जाता है। क्या बैकवर्ड क्लासेस का किया जाता है, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का किया जाता है। तो आपको बता दिया जाए कि सबका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। उपरोक्त में से जो सभी हैं वो आपके सही है, सबका जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन रखा जाता है। रिजर्वेशन की जब बात करेंगे तो रिजर्वेशन सिर्फ SC ST और महिलाओं का होता है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन यहाँ बात थी। निम्न में से कौन गांव पंचायत के राजस्व स्रोत नहीं है। आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू, संपत्ति कर, हाउस टैक्स, भूमि कर, वाहन कर, कौन सा स्रोत नहीं है, स्रोत नहीं है। तो संपत्ति कर, हाउस टैक्स, लैंड टैक्स, ठीक, संपत्ति कर जो है वो इसका आपका सही जवाब है। संपत्ति कर राजस्व का स्रोत नहीं। चलिए बढ़ते हैं गांव के पंचायती राज की तरफ आगे। फिर कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है ग्राम पंचायत का, इनकम टैक्स,
जी नहीं, सेल टैक्स जी नहीं, प्रोफेशनल टैक्स जी नहीं, तो क्या लेवी कर्तव्य, यस यही लेवी ड्यूटी जो है आपका, इसी से आते हैं आय, यही है आय का स्रोत। बढ़ते हैं 373वें प्रश्न की तरफ, जो कि क्या कह रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की विशिष्ट उल्लेख करता है। 19 तो है नहीं, ये तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, 21 भी नहीं है, तो 246 है, तो जो भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो 243 में ही आ जाते हैं, 246 नहीं है। तो 40 हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये पहले डीपीएसपी में था, तो आर्टिकल 40 जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 374वें प्रश्न की तरफ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का सदस्य नहीं है। सभी सरपंच, उस क्षेत्र के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, उस क्षेत्र के संबंधित केंद्रीय सदस्य, या फिर सभी। कौन नहीं है पंचायत समिति का सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य नहीं है, तो कोई नहीं है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव जो है आपका सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन बना। न्यूनतम योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो आपको बता दिया जाए वो भी राजस्थानी है। जितने पहले पहले काम हैं सारे जो है पंचायती राज सिस्टम में है, कुछ रिकॉर्ड्स राजस्थान को हासिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है आपका 376वां प्रश्न। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य और पंचायतों के बीच राज्य द्वारा लगाए गए करों, टोल और शुल्क के शुद्ध आय के वितरण को नियंत्रित करना चाहिए, जो उनके बीच विभाजित किया जाता है। क्या कह रहा है, कौन रिकमेंड करता है कि कौन कौन से आय कैसे कैसे विभाजित किए जाएंगे। कौन करता है, जिला परिषद करता है कि चीफ में मुख्यमंत्री करता है कि फाइनेंस मिनिस्टर करता है कि स्टेट फाइनेंस काउंसिल करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है, राज्य वित्त आयोग ये डिसाइड करता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे बंटवारा होगा, किस चीज का, जो नेट आपका प्रोसीड्स है, किसका, टैक्स का, टोल का, फी है, तो ये सब कैसे डिवाइड करना है स्टेट और पंचायत के बीच में, इसका जो प्रिंसिपल है ये कौन देता है, तो आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है, ये देते हैं सारी जानकारी और जो भी आपकी जरूरत भरी इंफॉर्मेशन है। फिर कह रहा है पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है कितने आइटम से शामिल किए गए हैं 11वीं अनुसूची में, तो बिल्कुल 29 है, 29 है 11वीं अनुसूची जो कि भाग 9 है। 29 आइटम जो है अब तक टिल डेट शामिल किए जा चुके हैं, 29। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जो आर्टिकल 243H है उसके अनुसार एक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। कहां से कर सकता है, कहां से, फ्रॉम, तो कहां से कर सकता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कर सकता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है आपका मतलब राज्य की संचित निधि, यहाँ से जो भी आपका अनुदान है उसका प्रावधान किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है वो कह रहा है 243G के तहत कौन सा सही है। क्या है, पहला कह रहा है पंचायतों को कानून द्वारा राज्य सरकार के एजेंट के रूप के कार्य करने में सक्षम बनाना चाहिए। क्या एजेंट बना के कार्य कराना चाहिए। दूसरा कह रहा है पंचायतों को कानून द्वारा सुशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। तीसरा कह रहा है पंचायतें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यवाहन एजेंसियों के रूप में कार्य करनी चाहिए। और चौथा कह रहा है ग्राम पंचायतें जिले पंचायतों को जवाबदेही होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा जो है वो आपका सही है, तो आपको बता दिया जाए कि ये स्वशासन की बात करता है, ना कि किसी एजेंट के रूप में काम करेगा। ना तो ये राज्य सरकार का एजेंट होगा, ना तो केंद्र सरकार का एजेंट होगा, ना किसी की जवाबदेही होगी। हम बात ही कर रहे हैं स्वशासन की, तो ये स्वशासन के संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम इसको बनाया जाएगा।
और ये आज का आखिरी प्रश्न जहां पर एक दावा किया गया है और उसका कारण बताया गया है। ये जो है ये बहुत सुप्रसिद्ध क्वेश्चन है आजकल के, इसलिए आखिरी रखा गया है। इसके बाद हम म्युनिसिपैलिटीज के क्वेश्चन जो है करेंगे। कह रहा है कि पहला जो है कि भारत के संविधान ने एक प्रॉपर फ्लो बनाया कि फंड कैसे मिलेगा पंचायती राज को। तो ये आपका दावा है, असर्शन। कारण बताया गया कि पंचायती राज संस्था जो है वो काम नहीं कर पा रही थी, वो विकलांग रह जा रही थी फंड ना होने की वजह से। तो बिल्कुल इसीलिए तो प्रोवाइड किया गया। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और क्योंकि वे काम नहीं कर पा रही थी इसलिए सरकार ने उनको नियमित क्या धन प्रवाह जो है एक तंत्र प्रोवाइड किया कि फंड कहाँ से आएगा। तो ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए का सही व्याख्या है। तो इस तरह से जो आपका आखिरी प्रश्न है वो जो है खत्म हो जाता है पंचायती राज से रिलेटेड। इसके साथ हम जो 2 बुलेटिन है पंचायती राज के वो खत्म कर दिए हैं। अगले बुलेटिन में हम मिलेंगे म्यूनिसिपैलिटीज के साथ। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।